नमस्कार साथियों, रासली परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं गिरधारी चौधरी। हम एग्जामपुर कलम से क्रांति। कैसे हो सब लोग? जल्दी से भाई क्लास को एक बार कर देंगे शेयर। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। आज जो टॉपिक है वो है मॉडर्न हिस्ट्री, यानी थोड़ी बीच बीच में मॉडर्न हिस्ट्री जरूरी थी, क्योंकि वैसे तो हमारा जो है लास्ट टाइम अगर बात करें तो गुप्त और गुप्तोत्तर काल वहाँ तक हो गया था। ठीक है, फिर उसके बाद अपन थोड़ा सा पट के 2-3 दिन और मिडविल में आ जाएंगे। मिडविल में ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 दिन लगेगा, 3-4 दिन लगेगा। ठीक है, फिर अपन आ जाएंगे मॉडर्न पे। बिल्कुल, तो क्लास को कर दो एक बार शेयर बढ़िया से, और फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। और पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है मॉडर्न हिस्ट्री का, और वैसे सबको पता है ये वाला क्वेश्चन। 1882 का रिपन प्रस्ताव संबंधित था। रिपन प्रस्ताव का मतलब क्या? लॉर्ड रिपन। ये हमारे जो है, आप जब बात करते हो संवैधानिक विकास के अंतर्गत कि गवर्नर जनरल और वायसराय कौन कौन थे, क्या क्या काम किया, उससे रिलेटेड है। तो लॉर्ड रिपन का नाम बहुत ही आदर भाव से लिया जाता भारत में। बिल्कुल, तो ये स्थानीय निकायों के वित्तीय हस्तांतरण से, श्रम की स्थितियों में सुधार से, ब्रिटिश भारत की राजधानी के स्थानांतरण से, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के कठोरतापूर्वक विनियमन से। क्या होगा राइट आंसर? थोड़ा सा जूम कर देता हूं, क्लास को कर देंगे एक बार शेयर। रिपन प्रस्ताव का जो राइट आंसर होगा वो होगा लोकल गवर्नमेंट, स्थानीय निकाय। जो आज हम कौन से अमेंडमेंट पढ़ते हैं, बताओ कौन सा अमेंडमेंट जिसमें पंचायती राज और नगर निकाय इसकी जो है परिभाषा दी गई है, कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत वो सब कब आया था वो बताओ, जल्दी से कमेंट करो फटाफट। किस अमेंडमेंट के अंतर्गत जो है स्थानीय प्रस्ताव दिखता है? बिल्कुल, और शेड्यूल 11 और 12 शेड्यूल वो दिखती है। जल्दी से एक बार फटाफट कमेंट करके बताओ। तो जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? स्थानीय निकायों के वित्तीय हस्तांतरण से। लॉर्ड रिपन वो आदमी था, इसने स्थानीय प्रस्ताव से रिलेटेड तो किया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जिसको गैंगिंग एक्ट बोलते हैं, मुंह बोलने वाले की संख्या दी जाती, गैंगिंग एक्ट, इसको खत्म करने में जो योगदान था वो किसका था? लॉर्ड रिपन का था। ये लॉर्ड लिटन ने लागू किया था। तो हमारे जब भी याद करो तब ऐसा बोला जाता है कि भल्ला रिपन, फूटरा रिपन, हमजना रिपन। ठीक है, लेकिन लिटन बहुत ही कठोर आदमी था, अच्छा आदमी था। लिटन के टाइम क्या क्या जो है काम हुए एक बार वो देख लो। इनके टाइम एक आयोग की अध्यक्षता हुई थी लिटन के टाइम, लॉर्ड स्ट्रेसी आयोग। ये अकाल आयोग से रिलेटेड, अकाल आयोग से और भी रिलेटेड है। एक ट्रिक है कि कैंपबेल, मैकडोनाल्ड, ठीक है, स्ट्रेसी आयोग, ये सारे के सारे अकाल आयोग से रिलेटेड। लिटन के टाइम एक लॉर्ड स्ट्रेसी आयोग आया। लिटन ने सिविल सेवा, जो आज एग्जाम होता है यूपीएससी, उसकी जो आयु है उसको घटा दिया कि ज़्यादातर भारतीय प्रवेश नहीं कर ले कहीं, तो 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी। पहले 21 थी, अब जो है 19 वर्ष, 21 से घटाकर कम कर दी, 19 कर दी, 19 आयु कर दी। वही लिटन के दरबार में। और अगर बात करूं तो दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था 1 जनवरी 1877 को। दिल्ली दरबार का आयोजन लॉर्ड लिटन के टाइम हुआ था, दिल्ली दरबार। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू करने वाला ये आदमी था लिटन। और अलीगढ़ में मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना भी किसने की थी? लिटन ने की थी। कौन सी? मुस्लिम एंग्लो प्राच्य, मुस्लिम एंग्लो प्राच्य विश्वविद्यालय, प्राच्य विश्वविद्यालय। बाकी होली होली सब बढ़िया चल रही है आपकी, बिल्कुल एंजॉय करो और एग्जाम दो बढ़िया आराम से। मुस्लिम एंग्लो प्राच्य विश्वविद्यालय, ठीक है, इसकी स्थापना की थी। रिपन की अगर देखें तो जो आयु 19 से घटाई थी वो 21 वापस कर दी रिपन ने। ठीक है, रिपन के कार्यकाल में जो संविधान जो है, रिपन संविधान जो बोल सकते हैं, स्थानीय स्वशासन, वो स्टार्ट हुआ था। नियमित जनगणना इस टाइम स्टार्ट हुई थी 1882 से, क्योंकि लॉर्ड मेयो के काल में स्टार्ट हुई थी, फिर उसके बाद वापस शुरुआत लगातार 1882 से इसके टाइम स्टार्ट हुई थी। ठीक है, ये कुछ चीज़ें आप ध्यान रखेंगे, और इसका जो आंसर क्या हो जाएगा वो हो जाएगा ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। अब बढ़ते हैं आगे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन मतलब 32 क्वेश्चन से क्या रखा है, देखो ये है लॉर्ड गांधी इरविन समझौते के संबंध में कुछ उपबंध थे। ये कब हुआ था? 1931 में हुआ था। बिल्कुल ठीक है, इसका आंसर बताओ कि निम्न में से कौन सा राइट आंसर है, बताओ फटाफट एक बार। हाँ, इल्बर्ट बिल है ना। लॉर्ड रिपन के टाइम एक और बिल लाया गया था, इल्बर्ट बिल। इल्बर्ट बिल क्या था? जुडिशरी से रिलेटेड था, जुडिशरी से रिलेटेड था इल्बर्ट बिल 1881 का। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि निम्न में से 4 इवेंट दे देगा वो,
वो बोलेगा सिविल सेवा में आयु 21 से घटाकर 19 करी, ठीक है। और इसके अलावा इल्बर्ट बिल आया, कब आया, पहले ये आया कि ये आया, ऐसे ऐसे पूछेगा इल्बर्ट बिल, तो पहले ये हुआ फिर उसके बाद ये हुआ, ऐसे ऐसी घटनाएं कालानुक्रम में पूछी जाती है। गांधी इरविन से आपको याद होना चाहिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गोलमेज सम्मेलन, जिसमें द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था गांधी जी ने। आरटीसी 1 में गांधी जी ने भाग नहीं लिया, आरटीसी 2 में गांधी जी ने भाग लिया। यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच में सांप्रदायिक पंचायत को लेकर जो है कुछ मत विरोधाभास हो जाते हैं, क्योंकि पूना की यरवदा जेल में जो पूना पैक्ट साइन हुआ था, क्योंकि हरिजनों को लेकर जो है कुछ विरोध हो जाते हैं, ठीक है। जैसे 1909 में मुस्लिम लीग, मुस्लिमों को जो अलग से प्रतिनिधित्व की प्रणाली दी गई थी, वैसे ही हरिजनों के समर्थक में थे अपने डॉक्टर BR अम्बेडकर, ठीक है। तो आरटीसी 2 फिर उसके बाद होती है आरटीसी 3, लगभग 1931 आरटीसी 3। अब जब ये 1931 के गांधी इरविन समझौते, जब गांधी इरविन, उस टाइम वायसराय कौन थे, लॉर्ड इरविन थे, लॉर्ड इरविन। दांडी के जस्ट बाद ये काम होता है, ठीक है। यानी उस टाइम अगर वो बात करूं तो जोरों शोरों से सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, बहुत ही भयंकर तरीके से, ठीक है, उस टाइम। तो व्यक्तिगत उपभोग के लिए नमक बनाने का अधिकार, ये बिल्कुल ठीक है। राजनीतिक बंदियों की रिहाई जो हिंसा के सिद्ध दोषी नहीं थे, ये बिल्कुल ठीक है। पुलिस के अत्याचारों की सार्वजनिक जांच की जानी चाहिए। कुछ मामले रखे थे, गांधी ने बोला था लॉर्ड इरविन को कि जो दोषी नहीं है उसको तो कम से कम छोड़ो, क्योंकि जब 1931 का जो कराची अधिवेशन हुआ था वहां पर गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए। क्यों? क्योंकि भगत सिंह को जो फांसी हो गई थी लाहौर षड्यंत्र कांड में, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव तीनों को फांसी देगी। जनता बिल्कुल नाराज होगी गांधी जी से कि गांधी जी ने मतलब भगत सिंह जो है दोषी नहीं थे, उन्होंने तो मतलब सिर्फ एक जागरूकता फैलाने के लिए जो है बम रखा था, रियल में वो बम था ही नहीं, ऐसे करके ना कोई वहाँ भीड़ थी, तो उसको छुड़वाओ। लेकिन गांधी नहीं छुड़वा पाए, और ऐसा कहीं ना कहीं लगता है कि हाँ गांधी जी जो है समर्थन नहीं किया, शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन। तो आंसर क्या होगा, केवल 1 2 3 4 सब सही है, डायरेक्ट राइट है, गांधी इरविन समझौता। यहाँ से कालानुक्रमिक इवेंट पूछा जा सकता है आपसे, तो ध्यान रखेंगे गांधी इरविन समझौता, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है बहुत ही बढ़िया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, अभी बताया था आपको, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। कई बार आता है, इसको मुंह बोलने वाले की संज्ञा दी जाती है, मतलब गैंगिंग एक्ट, गैंगिंग एक्ट। इसका मतलब क्या हुआ, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जो भी उस टाइम अंग्रेजों के टाइम लोकल पुस्तिका थी, जैसे कोई केसरी में चल रही थी, कोई मराठी में, कोई किसी भी भाषा में, तो अंग्रेज क्या चाहते थे भाई, लोकल जो जितनी भी समाचार पत्र है उन पर प्रतिबंध लगना चाहिए, क्योंकि लोग जो है ज़्यादा भ्रमित हो रहे हैं। और वैसे ऐसे कुछ पत्रिकाएं थी तो उनके बारे में बोला जाता है कि वो रातों रात इंग्लिश में कन्वर्ट हो गई थी। किसी को याद आ रही है कोई पत्रिका? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? इस एक्ट का उद्देश्य भारत में भारतीय भाषा और अंग्रेजी समाचार दोनों की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करना था। किसको? भारत में भारतीय भाषा और अंग्रेजी समाचार पत्रों में दोनों की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करना था। इस एक्ट के अंतर्गत जिला मजिस्ट्रेट को दंडात्मक कार्यवाही करने का अधिकार प्रदान किया गया, जिसके विरुद्ध न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती थी। 1882 में लिटन द्वारा इस एक्ट को निरस्त किया गया। कैसे हो सकता, हाउ इज इट पॉसिबल? जब हाउ इज इट पॉसिबल का ऑप्शन आ गया, थर्ड आ गया, थर्ड काटो यहां से भाई। लागू किसने किया था? लागू किसने किया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट? लिटन ने। तो खत्म कौन करेगा? रिपन करेगा, रिपन। तो हमें अगर ये क्वेश्चन आ भी नहीं रहा था ना, तो भी हमारा जो है ये गलत हो जाएगा। 3, जब 3 गलत है आंसर आएगा केवल 2। ये नहीं है, ये सिर्फ इस एक्ट का उद्देश्य केवल भारत में भारतीय भाषा को करना था। अंग्रेजी समाचार पत्र तो चलने देते, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये ऑप्शन नहीं होता और ये होता तो ये सही था। लोकल मतलब वर्नाकुलर क्या होता? वर्नाकुलर मतलब लोकल जो भी पत्रिकाएं चल रही है वो सारी रातों रात बंद होनी चाहिए, ठीक है। अंग्रेजों को लगता था कि भारतीय पढ़े लिखे नहीं है, ये उनकी गलत फहमी थी, भूल थी, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? केवल 2 बिल्कुल सही है। इसके अंतर्गत कोई न्यायालय में जो है अपील नहीं की जा सकती थी। इसी के अंतर्गत इल्बर्ट बिल था। इल्बर्ट बिल जब ये 1881 के दौरान जो है कौन लेके आया? 1881 के दौरान रिपन के टाइम। इसमें यह था कि जो भी सुनवाई होगी, जैसे अगर अंग्रेजों ने किसी ने जो है गलत काम किया या गलत जो कर्म किए हैं, तो उनकी सजा जो सुनाने वाला अंग्रेजी होगा। तो ये गलत था, क्योंकि भारतीयों के साथ जो ये भेदभाव था, ठीक है, उसको बोलते हैं इल्बर्ट बिल। तो ये न्यायाधीश से रिलेटेड था, जुडिशरी से। अगला, बक्सर का युद्ध बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, खास करके जब भी आप मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करते हो तो आपको वैसे तो यूरोपियों की कंपनियों का आगमन के क्रम से स्टार्ट करना चाहिए, लेकिन ये होता है कि 1857 की क्रांति से आप स्टार्ट करो।
फिर उसके बाद आप सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन आओ, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ किसान आंदोलन, फिर कुछ कांग्रेस की पूर्व राजनीतिक संस्थाएं जैसे अपना बंगाल लैंड होल्डर सोसाइटी होगी, जमींदार सभा होगी, मद्रास महाजन सभा होगी, ये होगी, फिर कांग्रेस, फिर उसके बाद में नरम दल, गरम दल, ये सब हो गए, ठीक है। इस तरीके से हमें स्टार्ट करना चाहिए। ये क्वेश्चन पूछा है, बक्सर के युद्ध भारतीय इतिहास के सर्वाधिक निर्णायक युद्धों में से एक था। प्लासी का नहीं था इतना, बक्सर का था। ये कब हुआ था, किसी को याद है? 1764। बक्सर के युद्ध के परिणामों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? इसको पहले ढंग से पढ़ो, कौन सा सही है, ठीक है। कंपनी को संपूर्ण मुगल भारत की दीवानी अधिकार मिल गया, क्या राइट है? क्या, ध्यान से पढ़ना इस ऑप्शन को। बंगाल प्रशासन की द्वैध प्रणाली के अंतर्गत आ गया बंगाल प्रशासन। यह युद्ध इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर के साथ समाप्त हुआ। क्या राइट है और क्या गलत है? मुझे यह लग रहा है गलत, क्योंकि बंगाल, बिहार और उड़ीसा, बीबीयू, इसकी दीवानी राइट मिले थे इनको। 1765 की जो इलाहाबाद संधि हुई थी, कौन सी? 1765 की जो इलाहाबाद की संधि हुई थी उसके अंतर्गत। तो ये ऑप्शन गलत है। जब एक गलत है, यहां से काटो, एक गया, ये मजा आ गया, एक गया, यहां से मजा आ गया, एक गया, यहां से मजा आ गया, ठीक है। तो केवल 2 और 3 राइट है। माई का लाल नहीं रो सकता, ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। ध्यान रखना, दीवानी अधिकार मिले थे लेकिन बंगाल, बिहार, उड़ीसा तक मिले थे। फिर उसके बाद धीरे धीरे जाके जो है वहां से मिले थे। वैसे एक आता है कि इतिहास, EIC का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं? ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा, कंपनी का मैग्ना कार्टा, कंपनी का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं? ये कमेंट बॉक्स में आप बताना, ठीक है। EIC कंपनी का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं? ऐसी इवेंट आपको पता होनी चाहिए। यहां से पता है आपको 1757 की जो प्लासी का युद्ध हुआ था, बक्सर के युद्ध में किसने भाग लिया था, कौन है, क्या है, इसके बारे में भी पता होना चाहिए। बताओ, एक बार फटाफट बता दो, जोर लगा के। शानदार, बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस की है यहां से। तो बक्सर का युद्ध 23 अक्टूबर 1764 इसको हुआ था। यहां पर ब्रिटिश सेना का जो अध्यक्ष था वो था हेक्टर मुनरो। पूछा जाता है कि ब्रिटेन का अधिकारी कौन था। सामने वही बंगाल मुगल सम्राट शाह आलम सेकंड, इसके टाइम हुआ था ना, कहीं बहादुर शाह जफर कर दो आप, शाह आलम सेकंड। बंगाल का नवाब कौन था? मीर कासिम, मीर कासिम, ये बंगाल का मीर कासिम, बंगाल का, ठीक है। और इसके अलावा सुजाउदौला, सुजाउदौला अवध का। इन तीनों के बीच में अब देखो ध्यान से, सुजाउदौला हो गया अवध का, इनके बीच में युद्ध हुआ। हेक्टर मुनरो और सामने हेक्टर मुनरो था। और यहां पर क्या हुआ, पूरी तरीके से बक्सर का युद्ध निर्णायक साबित हुआ और यहां पर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने काफी सारी चीजें जो है प्राप्त कर ली। तो ये थोड़ा ध्यान रखेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और प्लासी का युद्ध कोई पूछे तो बंगाल के सिराजुद्दौला, सुजाउदौला नहीं, बंगाल का कौन था? सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ 1757 का, 1757 का। किसके बीच में? सिराजुद्दौला, ये बंगाल का था। और सुजाउदौला कहां का था? अवध का था। ध्यान रखना, गलत हो जाएगा कहीं, बंगाल का। सिंपल स्टेटमेंट देता है। सामने था रॉबर्ट क्लाइव और यहां पर कौन है? हेक्टर मुनरो। कौन है? हेक्टर मुनरो। ये पूछा गया है हेक्टर मुनरो कि किस अंग्रेज अधिकारी ने जो है लड़ा था। हेक्टर मुनरो, हेक्टर मुनरो, ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखो, ये इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा ऐसा पूछा जाता है, प्लासी युद्ध से एक क्वेश्चन और आया हुआ है, ब्लैक हॉल घटना। हॉलवेल के अनुसार 20 जून 1756 को एक ब्लैक हॉल घटना हुई थी। ब्लैक हॉल का मतलब क्या हुआ? कुछ अंग्रेज अधिकारी थे, जो सिराज ने जो सिराजुद्दौला ये है बंगाल का, इसने अंग्रेज अधिकारियों को 20 जून की रात 146 अंग्रेज बंदियों को 18 फुट लंबी और 14 फुट 10 इंच चौड़ी कोठरी में बंद कर दिया। वहां से घुट घुट के मर गए ये, ठीक है। तो इसलिए पूछा जाता है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद इस षड्यंत्र के मुताबिक युद्ध जीतने के उपरांत अंग्रेजों ने 28 जून 1757 को मीर जाफर को जो है बंगाल का नवाब बना दिया, ठीक है। तो ये कुछ यहाँ से रिलेटेड है। बाकी सही मायने में प्लासी का युद्ध नहीं था। यूपीएससी ने भी पूछा है कि प्लासी युद्ध क्या युद्ध था, तो प्लासी युद्ध नहीं था, अपितु षड्यंत्र मात्र था। नवाब की सेना के 2 बहादुर सिपाही मीर मदान और मोहनलाल लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए यहाँ से, जबकि मीर जाफर और राय दुर्लभ के नेतृत्व वाली सेना मूक दर्शक बनकर देखती रही। इन्होंने युद्ध लड़ा ही नहीं था, बस सिंपल था, कुछ ही नहीं था यहाँ से, बिल्कुल। तो ये थोड़ा ध्यान रखेंगे। और बंगाल काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ से। अगला,
वर्ष 1905 के कांग्रेस के बनारस अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? बनारस, खाई के पान बनारस वाला। बनारस अधिवेशन के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही? इसकी अध्यक्षता दादा भाई नारोजी ने की। इस अधिवेशन में स्वशासन या स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया गया। और पता है 1929 का लाहौर अधिवेशन, वहां पर पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, इनको लेकर ही इनके साथ युद्ध हुए थे। स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य। इस अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन को बंगाल के बाहर विस्तार करने का निर्णय लिया गया। वैसे बनारस जो अधिवेशन है यानी बंगाल विभाजन है, इसके कई कारण थे। क्या कारण थे? अलग अलग विभाजन थे इनके बीच में, खास करके। वैसे ये अंग्रेज बोलते थे कि भाई ज्यादा एडमिनिस्ट्रेशन होने के कारण जो है हम बंगाल का विभाजन कर रहे हैं, लेकिन खास कारण क्या था? यहाँ पर हिंदू और मुस्लिमों को बांटना, ठीक है, क्योंकि बंगाल के आसपास ईस्ट जो एरिया है वहां पर मुस्लिम ज्यादा रहते थे और उस जगह हिंदू रहते थे, कुछ अल्पसंख्यक, कुछ जो है बहुसंख्यक, इस प्रकार। इसलिए और इस अधिवेशन में, अब यहाँ पर जो अधिवेशन में विभेद हुआ किसको लेकर? अध्यक्ष को लेकर। तो वहां पर कई लोग जो है वो बंगाल तक रखना चाहते थे, लेकिन कई लोग बंगाल से बाहर फैलाना चाहते थे। ये इनके पूछ में कुछ जो है मतभेद थे। तो 35 का आंसर क्या होगा? 35 का जो आंसर होगा वो होगा इनमें से कौन सा सही उत्तर बताएं? इनमें से कोई नहीं है। 1905 के कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? बताओ। बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नारोजी नहीं है तो कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले के नेतृत्व में, बिल्कुल ठीक है। 1906 का जो अधिवेशन था ना कांग्रेस का, उसमें ये सब पारित किया गया था, स्वराज वराज सब। पहले नहीं था। 1906 कोलकाता अधिवेशन में ये सब हुआ था, ठीक है, क्लियर। तो ये इसका गलत है। इस अध्यक्षता जो है गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। दादा भाई नारोजी यहां से क्यों करेंगे? गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। और इस अधिवेशन में स्वशासन या स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया, ये गलत है। 1906 में था। इस अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन को बंगाल के बाहर विस्तार करने का निर्णय, ये इसमें नहीं था, ठीक है। आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा 1920 से 1940 के दशक तक की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की रणनीति का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है? इस टाइम क्या दिक्कतें हुई थी? अगर आप ढंग से आपने पढ़ी है मॉडर्न हिस्ट्री को तो आपको पता लगा होगा इसमें क्या चीजें दे रखी। संघर्ष, विराम, संघर्ष, पहले स्ट्रगल, फिर उसके बाद विराम, फिर संघर्ष, ऐसे, ठीक है। स्वतंत्रता तक संघर्ष, संवैधानिक दायरे के भीतर संघर्ष, ऐसा नहीं था। जब 1920 से 1940 की घटनाएं बता रहा, 20 साल की, ये दायरे के भीतर जो संघर्ष है वो तो सिर्फ नरम दल के अंदर था, गरम दल ये नहीं चाहते थे। तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया अल्टीमेट। ब्रिटिश शासन को हानि पहुंचाए बिना ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। स्वतंत्रता तक संघर्ष ये नहीं था। कई लोग मान रहे थे, कई नई बातें मान रहे थे, ये सब। तो आंसर क्या होगा? संघर्ष, विराम, संघर्ष की पॉलिसी थी यहाँ पर। 36 का आंसर ये होगा, ठीक है। संघर्ष, विराम, संघर्ष पॉलिसी। वैसे पूछा जाता है कि 1920 से 1940 के दौरान कौन कौन सी घटनाएं हुई, बताएगा कोई? 20 से 40 के बीच में असहयोग आंदोलन से लेकर चोरा चोरी कांड से लेकर स्वराज पार्टी 1924, सीआर दास, मोतीलाल नेहरू, यानी कई तरीके से मोटे मोटे आंदोलन की अगर बात करें 1920 से 1940 तक, तो सब पता होने चाहिए यहाँ से, ठीक है। बात करें यहाँ से असहयोग आंदोलन, फिर वापस चोरा चोरी कांड, फिर यहाँ से एक आता है कि परिवर्तनवादी और अपरिवर्तनवादी, यानी अपनी स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी, ठीक है, स्वराज पार्टी। इसी के अंतर्गत जो है कौन? साइमन कमीशन, ठीक है। फिर उसके बाद साइमन कमीशन आया, फिर उसके बाद में सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ, फिर अपना दांडी मार्च हुआ, सविनय अवज्ञा, दांडी मार्च, फिर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये सब इसी के अंतर्गत हुई थी 1940 तक। 1940 द्वितीय विश्व युद्ध तक आते आते काफी सारी चीजें जो है डेवलपमेंट हो चुका था। और फिर उसके बाद में आता है अगस्त प्रस्ताव। यहां पर डोमिनियन स्टेटस देने की बात करते हैं अंग्रेज। अगस्त प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव के बारे में व्यक्तिगत सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह के बाद में क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन के बाद भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, ये सब यहां पर आता है। तो ये थोड़ा ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब एक क्वेश्चन पूछा गया है 37, अच्छा क्वेश्चन है, अल्टीमेट है। वह अनुशीलन समिति में सम्मिलित हुए तथा लाहौर षड्यंत्र मामले में उन पर मुकदमा चलाया गया।
राजनीतिक बंदियों के लिए श्रेष्ठतर व्यवहार की मांग करते हुए 63 दिनों तक चलने वाले अनशन के बाद उनकी मृत्यु हो गई। परिच्छेद में वर्णित व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन थे? अल्टीमेट ऑप्शन है और ऐसे क्वेश्चन आजकल एग्जामों में आ रहे हैं। बताओ 37 का क्या होगा? ये थे जतिन दास, ठीक है। न बटुकेश्वर दत्त है। सूर्यसेन कहां से? चटगांव जो डकैती हुई थी वहां से रिलेटेड है सूर्यसेन, ठीक है। और शशिंद्र नाथ सान्याल और ये बटुकेश्वर दत्त, इनका संबंध किसी और से है। तो जतिन दास जो है ये इसके रिलेटेड थे। लाहौर षड्यंत्र मामले में उन पर मुकदमा चलाया गया था। जतिन दास, लाहौर षड्यंत्र कांड, ठीक है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन आंदोलन प्रकृति में सुधारवादी था? रूढ़िवादी नहीं था, सुधारवादी था, ठीक है। तो तत्वबोधिनी सभा, ये देवेंद्र नाथ टैगोर, आप ध्यान रखेंगे। और आत्मीय सभा, ये राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज से रिलेटेड है। रहनुमाई मजदायन सभा, देवबंद आंदोलन, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर बताना है। क्या पूछा है? प्रकृति में सुधारवादी थे, सुधार लाना चाहते थे। क्या अलीगढ़ आंदोलन इसका समर्थक था? खास करके अलीगढ़ आंदोलन और देवबंद आंदोलन, इसमें कुछ चीजें यहां से कॉमन है। देवबंद आंदोलन कांग्रेस को सपोर्ट करता था। देखो ध्यान से, एक तरफ है अलीगढ़, एक तरफ है देवबंद, एक तरफ है यहां पर कांग्रेस और एक तरफ है अंग्रेज। झुकाव किस तरफ था? इसका झुकाव अंग्रेजों की तरफ था। वहीं देवबंद कांग्रेस को सपोर्ट करता था, ये था, ठीक है। अब बताओ क्या होगा आंसर? 38 का 38। क्लास को एक बार शेयर कर दो, सेशन को जोरदार। आंसर केवल 1 और 2 है, देवबंद नहीं था। देवबंद क्या कहता था? अलीगढ़ तो बोलता था कि भाई मुस्लिमों में कुछ न कुछ चीजें जो है उसमें मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए, आधुनिकीकरण होना चाहिए, ठीक है, पढ़ाई लिखाई इन पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। वहीं देवबंद आंदोलन जो है रूढ़िवादी परंपरा का था, वो ये चीजें नहीं मान रहा था। यानी 3 गलत है, 3 यहां से गलत है, 3 यहां से गलत है। अब ये हमें पता है रहनुमाई मजदायन सभा, इसकी स्थापना किसने की थी? कमेंट में बताओ। रहनुमाई मजदायन सभा, ठीक है। और तत्वबोधिनी सभा ये तो थी। 1 तो पक्का था, 1 पक्का था, तो भी सी यहां से गलत हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। 39, इसको पढ़ो। वह बंगाल में संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य थे। किसके? बंगाल में थे वो। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1855 के पक्ष में अपनी आवाज उठाई। स्कूलों के सरकारी निरीक्षक के रूप में उन्होंने 35 बालिका स्कूलों का गठन किया। उपयुक्त परिच्छेद निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक को संदर्भित करता है? पूछा क्या है? बंगाल से रिलेटेड थे ये लोग, बंगाल से रिलेटेड। रहनुमाई माजदायसन सभा, इसके बारे में थोड़ा लिख लो पॉइंट। इसकी स्थापना 1851 में, थोड़ा ध्यान रखना, ये पूछी जा सकती है। रहनुमाई माजदायन सभा 1851, ठीक है। दादा भाई नारोजी और इनके साथ एक और व्यक्ति थे। पारसी धर्म सुधार आंदोलन था। दारोजी फुरदान जी, दादा भाई नारोजी और एस बंगाली। एक तो अपने दादा भाई नारोजी जिन्होंने रफ्त गोपतार पत्रिका लिखी थी, DDBN दादा भाई नारोजी, प्लस में एस बंगाली, इनके द्वारा स्थापना की थी। पारसी से रिलेटेड ये सभा थी रहनुमाई। कब बनी थी? 1851 में, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान रखेंगे। और RK कामा इसके जो है, और नारोजी फरदौन जी, ये सब इसके जो 4 अध्यक्ष थे, ठीक है, 4 इनके सदस्य थे। इसका आंसर जो हो जाएगा वो होगा 39 का B, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इन्हीं से रिलेटेड ये स्टेटमेंट है, ठीक है। ये संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य थे। वैसे
अपना जो है हेनरी विवियन डेरिजियो, वो भी यंग बंगाल आंदोलन, ठीक है, वो भी इससे रिलेटेड था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1907 का सूरत अधिवेशन स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में महत्वपूर्ण है, क्योंकि बताओ क्योंकि, करेक्ट स्टेटमेंट, क्यों इंपॉर्टेंट है? कांग्रेस द्वारा मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल स्वीकार किया गया। कांग्रेस नरमपंथियों एवं गर्मपंथियों में विभाजित हो गई। स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ, ये गलत है, 16 अक्टूबर को ये प्रारंभ हुआ था, तो ये ऑप्शन गलत है, सी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लक्ष्य के रूप में स्वराज को अपनाया गया, ये भी गलत है। और पृथक निर्वाचक मंडल स्टार्ट किया था 1909, जब मार्ले मिंटो था, 1909। तो आंसर क्या होगा? गर्मपंथियों और नरमपंथियों में। अच्छा, 1907 के जो सूरत अधिवेशन है, इसका हेड कौन था, अध्यक्षता किसने की थी 1907 के सूरत अधिवेशन की, बताओ। और वापस बंगाल का विभाजन जो हुआ था ना 1905 में, वो वापस कब हुआ? वापस जो है बंगाल कब बन गया पूरा, इसके बारे में बताओ थोड़ा। 1907, ये बिल्कुल सही है, 2 भागों में बट गया था, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ठीक है। बताओ। तो रास बिहारी घोष, इनको रास नहीं है, रास बिहारी घोष। इसमें अलग अलग था कि गरम दल वाले अलग से बनाना चाहते थे, ठीक है, और ये वाले अलग से किसी और को बनाना चाहते थे, तो अपने रास बिहारी घोष यहां से बन गए। अगला, निम्नलिखित नेताओं में से किसने 1932 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना की? ध्यान से आंसर देना, बहुत सारे लोग यहां से गलत कर देते हैं। हरिजन सेवक संघ, और एक बताओ बहिष्कृत हितकारिणी सभा, इसकी भी, इसके बारे में भी बताओ। बहिष्कृत हितकारिणी सभा, ये भी कई बार पूछा गया है। बहिष्कृत हितकारिणी सभा, हरिजन सेवक संघ की स्थापना, ऐसी संस्थाएं आ जाती है कि बहिष्कृत हितकारिणी सभा, हरिजन सेवक संघ, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। फिर पूछेगा कि 4 जो घटनाएं दे रखी इनको क्रम से सजाइए। ऐसे मॉडर्न हिस्ट्री में बढ़िया क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो ये महात्मा गांधी द्वारा, महात्मा गांधी का एक हरिजन पत्रिका भी है, इंडियन ओपिनियन हो गया, ये सब इसके अंतर्गत है। और डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की गई, बहिष्कृत हितकारिणी सभा, ठीक है, बिल्कुल। अगला है साइमन कमीशन। लोग साइमन कमीशन और कैबिनेट मिशन को लेकर काफी कंफ्यूज होते हैं। तो कैबिनेट मिशन तो 1946 का है, वहीं साइमन कमीशन 1928 का है लगभग। साइमन कमीशन जिसके अंतर्गत विवाद क्यों हुआ, एक भी भारतीय नहीं था, सारे के सारे अंग्रेज थे, 7 के 7 लोग थे, कोई भी भारतीय साइमन कमीशन का सदस्य नहीं था। ये देखो स्टेटमेंट भी आ गया। साइमन कमीशन की रिपोर्ट ने भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस की अनुशंसा की। भारत ने क्या बोला था, हमें से ये पूर्ण स्वराज, इन्होंने बोला नहीं आपको डोमिनियन स्टेटस मिल जाएगा। ये डोमिनियन स्टेटस की पद्धति ये इस टाइम हुई थी क्या, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? साइमन कमीशन। साइमन कमीशन कब भारत आया, कई बार पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन। और दादा भाई नारोजी पर जो लाठियां बरसाई थी वो भी इसी के कारण, और फिर उसके बाद भगत सिंह जो बम ब्लास्ट करना और वो सब जो इन्हीं के कारण थे, ठीक है। साइमन कमीशन, साइमन कमीशन 42। तो आंसर होगा केवल एक, साइमन कमीशन की रिपोर्ट है भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस की अनुशंसा की। सॉरी नींद आ रही है, ओहो, उपयुक्त में से कौन सा सही है, ठीक है, एक। अगला, वर्ष 1858, याद कर लेना, 1857 की क्रांति खूब पढ़ ली। क्या अच्छा किया था अंग्रेजों ने, जब 1857 की क्रांति होने के बाद में सत्ता किसके हाथ में आ गई, एक तो वाइसराय बन गया लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, और इसके अलावा जो द्वैध शासन था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर
और बोर्ड ऑफ कंट्रोल ये खत्म कर दिए गए, खत्म, खलास, टाटा बाय बाय वो वाला, ठीक है। और राज्य सचिव पद का सर्जन किया गया। पूरी सत्ता जो कंपनी की वो किसके हाथों आ गई, महारानी के हाथों, वही। तो 1858 के 50 सेना में किए गए परिवर्तनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सेना में भारतीयों की तुलना में यूरोपियों का अनुपात कम कर दिया गया। ऐसा हो सकता है क्या? यूरोपीय सैनिकों को भौगोलिक और सैन्य रूप से महत्वपूर्ण स्थानों पर तैनात किया गया। उपयुक्त कथन में से कौन सा सही है? कौन सा सही है? 43 का राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? देखो, सेना में भारतीयों की तुलना में यूरोपियों का अनुपात कम कर दिया गया। ऐसा नहीं, पहले क्या होता था, सेना को ज्यादा लेते थे। अब इन्होंने बोला कि हाँ भाई जितने यूरोपीय लेंगे उतने भारतीय लेंगे, थोड़ा बहुत कम चल जाएगा, लेकिन गलत है। एक दो ठीक है, यूरोपीय सैनिकों को भौगोलिक और सैन्य रूप से महत्वपूर्ण स्थानों पर तैनात किया गया, ठीक है। तो केवल 2 इसका जो है राइट आंसर है। 44 ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, अल्टीमेट अमेजिंग क्वेश्चन है, अमेजिंग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता किसने की थी बताओ? 1929 में पूर्ण स्वराज का नारा रावी नदी के तट पर, वही। निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं घटित हुई? राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम पर प्रस्ताव, द्विराष्ट्र सिद्धांत अस्वीकार करने का प्रस्ताव, 2 नेशन थ्योरी, पाकिस्तान भारत, 2 नेशन थ्योरी, 2 नेशन थ्योरी, पूर्ण स्वराज की घोषणा और मूल अधिकारों पर प्रस्ताव। देखो यहां से जो डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट है वो आते हैं 1931 के कराची अधिवेशन से। कराची अधिवेशन कौन से? मौलिक अधिकार और डीपीएसपी जो आज हम पढ़ते हैं भाग 3 और भाग 4 के अंदर, वो वाले, वो वैसे तो कराची अधिवेशन में दिखते हैं हमें। तो 4 हो जाएगा गलत, पूछा सही है, ये गलत है, ये गलत है। अब ऑप्शन क्या बचा? 1 और 2 और केवल 3। पूर्ण स्वराज की घोषणा 100% है, और अगर यहां पर 3 होता तो ये स्टेटमेंट होता फर्स्ट। आंसर क्या होगा? बी, बाकी गलत है, क्योंकि राष्ट्रीय आर्थिक घटनाक्रम इसका भी इसके अंतर्गत ही हुआ था 3, ठीक है। तो सिर्फ जो है पूर्ण स्वराज की घोषणा ये इसके अंतर्गत है। स्टेटमेंट कौन सा सही होगा? बी ऑप्शन, 44 का बी। सुपर्ब क्वेश्चन है, अल्टीमेट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। पूर्ण स्वराज है, यहां से अगर देखोगे ना तब भी पता लग जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस के अधिवेशनों और भारतीय रियासतों की स्वतंत्रता संग्राम में भागीदारी के संदर्भ में, ये आरएएस प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, ऐसा ही एक ऑप्शन था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1920 का जो नागपुर अधिवेशन हुआ में पहली बार, कब? पहली बार भारतीय रियासतों के लोगों को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम पर राजनीतिक गतिविधियां आरंभ करने की अनुमति दी गई। जो रियासत थी ना, प्रांतीय स्वायत्ता वो बोलते हैं अपन, भारतीय रियासतों के लोगों को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम पर। वर्ष 1938 के हरिपुरा अधिवेशन ने स्वतंत्रता संघर्ष के आह्वान का भारतीय रियासतों के लोगों तक विस्तार किया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है बताओ? फास्ट, वेरी फास्ट। शेयर कर दो एक बार सेशन को दबा के। दिल में तूफानों की टोली और नसों में इंकलाब, होश उड़ा देंगे विरोधियों का, हमें रोको ना आज। दूर रह पाए जो अब सिलेक्शन, इतना क्योंकि एग्जामपुर से सिलेक्शन पाने की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है बाजू में कितनी कातिल में है। बिल्कुल शेयर करो एक बार दबा के। 45 का जो आंसर हो जाएगा वो होगा डी, ना 1 और ना 2, गलत है दोनों ही। ना 1 है और ना 2 है। क्यों 2 नहीं है? वर्ष 1938 के हरिपुरा अधिवेशन ने स्वतंत्रता संघर्ष के आह्वान का भारतीय रियासत के लोगों तक विस्तार किया नहीं, अनुमति दी थी, बस अनुमति। प्रजामंडल आंदोलन वही वाले, अनुमति। और यहां पर तो बस बात हुई थी थोड़ी सी, तो दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, ध्यान रखना। अगला, प्लासी के युद्ध, ये तो हमने डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले, जब प्लासी के युद्ध, मान जा ना मानेगा। प्लासी के युद्ध के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए और ध्यान से पढ़ो कौन सा सही है, कौन सा सही है। एक तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरी तरफ बंगाल के नवाब और फ्रांसीसी बलों के मध्य लड़ा गया। इस युद्ध के पश्चात मीर जाफर को, बिल्कुल राइट स्टेटमेंट ने, बंगाल का नवाब बनाया गया। अभी बताया था मीर जाफर को, ठीक है। और एक तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का रॉबर्ट क्लाइव, दूसरी तरफ बंगाल का नवाब कौन? सुजाउद्दौला नहीं, सुजाउद्दौला तो अवध का था, सिराजुद्दौला और फ्रांसीसी बलों के मध्य।
तो ये स्टेटमेंट दोनों ही करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 1 और 2 दोनों करेक्ट है, बहुत ही शानदार। इसके बाद होती है ब्लैक होल घटना, हॉलवेल के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी 1928 की नेहरू रिपोर्ट की मांग थी? नेहरू रिपोर्ट भी हुई थी, जिन्ना की कुछ मांगे थी, गांधी की कुछ मांगे थी, बहुत सारी चीजें थी। अगर आपने डिटेल में डे बाई डे पढ़ा है तो मॉडर्न हिस्ट्री में क्वेश्चन नंबर लाने आसान होते हैं। नेहरू रिपोर्ट में सभी प्रांतीय सरकारों में, ऐसे ऑप्शन देखो ध्यान से, सभी प्रांतीय सरकारों में मुसलमानों के लिए आरक्षण की मांग सम्मिलित थी। इसने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार और धर्म से राज्य के पृथक्करण की अनुशंसा की। किसकी? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार और धर्म से राज्य का पृथक्करण। इसने भारत की पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की। कब की बात है? 1928। तो पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर सेलेक्ट कीजिए। 47 बताओ। यहां से केवल स्टेटमेंट ये गलत है। जब 3 गलत है, 3 गया, 3 यहां से गया, 2। इसने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार और धर्म से राज्य के पृथक्करण, नहीं। हाँ ये ठीक है, क्योंकि ये गलत है, 1 गलत है। जब 1 गलत है, यहां से 3 गया और यहां से 1 गया। ध्यान से देखो, इसको अटेम्प्ट कैसे करोगे आप, बताओ। ये होगा, इसने भारत की पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की। हमने तो सिर्फ मांग की थी 1929 के लाहौर अधिवेशन से, समझ रहे हो ना, वो वाला। तो 3 गया, 3 यहां से गया, 3 यहां से गया, ठीक है। अब पूछा है सभी प्रांतीय सरकारों में, 1 यहां से गया, 1 यहां से गया, 1 यहां से गया, तो 1 यहां से गया, यहां से गया। आंसर क्या बचा? सब कट गए, बी ऑप्शन बच गया। बी ऑप्शन, सिर्फ बी ऑप्शन रह गया, बस। क्या रह गया? सिर्फ बी ऑप्शन रह गया, ठीक है, बस। और क्या? बिल्कुल। आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन करो। नेहरू रिपोर्ट के बारे में और क्या बातें हैं एक बार दिखा देता हूं मैं। गांधी जी की 11 सूत्री मांग, 11 सूत्री मांग, गांधी जी की नेहरू रिपोर्ट 1928। देखो, साइमन कमीशन के बारे में थोड़ा देख लो। नवंबर 1927 में ब्रिटिश सरकार द्वारा इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन, साइमन कमीशन के गठन की घोषणा की। क्या उद्देश्य था? इस कमीशन के दायित्व सौंपा गया कि भारत में संवैधानिक सुधारों का, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म का स्वरूप कैसा हो, प्रकृति कैसी है। इस आयोग के सभी सदस्य ब्रिटिश थे। यही कारण था कि भारतीयों ने इस आयोग का विरोध किया। 1927 में हुए कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन अध्यक्ष थे डॉक्टर अंसारी ने इस आयोग के बहिष्कार का निर्णय दिया गया। उनको पहले ही पता लग गया था कि ऐसा है। मुस्लिम लीग ने भी साइमन कमीशन का बहिष्कार किया, जिन्ना गुट ने। पूछा जाता है कि क्या मुस्लिम लीग ने स्वीकार किया था? नहीं। मुस्लिम लीग, मद्रास जस्टिस पार्टी, पंजाब की यूनियनिस्ट पार्टी ने साइमन कमीशन का समर्थन किया। ये कुछ चीजें थी। सपी, जिन्ना गुट ने असमर्थन किया साइमन का, लेकिन एक सपी गुट था। मुस्लिम लीग, मद्रास महाजन जस्टिस पार्टी, इन्होंने भी सपोर्ट किया था, और एक पार्टी पंजाब की थी, इन्होंने साइमन कमीशन को समर्थन किया। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन बम्बई पहुंचा। कहाँ? बम्बई, मुंबई, ठीक है। इसका व्यापक विरोध हुआ। लखनऊ में खली कुजमा और मद्रास में टी प्रकाशन ने इसका विरोध किया। लखनऊ में किसने किया? खली कुजमा, और मद्रास में टी प्रकाशन। फिर आती है नेहरू रिपोर्ट। जस्ट साइमन कमीशन के बाद अगर क्रोनोलॉजिकल इवेंट में आपको पूछेगी नेहरू रिपोर्ट, बिल्कुल सही है। 20 मई 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 7 सदस्यों की समिति थी। अध्यक्षता किसने की? नेहरू रिपोर्ट मतलब मोतीलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू 1929 में एंट्री होती है, उससे पहले मोतीलाल नेहरू थे। स्वराज पार्टी में कई लोग जवाहरलाल नेहरू बताते थे, नहीं, CR दास और मोतीलाल नेहरू। विर्किन हेड की चुनौती के कारण ये संवैधानिक सुधारों का एक खाका तैयार किया गया। भारत में डोमिनियन स्टेटस की हैसियत रखने वाली सरकार का गठन किया जाए, ठीक है। हिंदुस्तान का ढांचा भाषावर, प्रांत और प्रांतीय स्वायत्तता के आधार पर बने महासंघ का हो। सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन मंडल की मांग को अस्वीकार कर दिया गया। क्या किया? सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन मंडल, उसको जो है पूरी तरीके से अस्वीकार कर दिया, ठीक है। ये सब इसमें दे रखा है। जिस स्थान पर मुस्लिम अल्पमत थे वहां की केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों में उनके लिए स्थान आरक्षित होंगे। जहां पर अल्पसंख्यक है वहां बिल्कुल होगा, ठीक है, परंतु जहां मुसलमानों का बहुमत होगा वहां उनके लिए स्थान आरक्षित नहीं किए जाएंगे। जहां बहुमत है फिर तो आप रिजर्व करोगे तो वो लोग आगे ही जाएंगे। और सुभाष चंद्र बोस, सभी वयस्कों के लिए मताधिकार की व्यवस्था की गई। ब्रह्मा को भारत से अलग कर देना चाहिए, लेकिन इस जगह सभी वयस्कों के लिए मताधिकार की व्यवस्था तो की थी, लेकिन धर्म से राज्य के पृथक्करण की अनुशंसा यहां पर नहीं हुई। सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू ने डोमिनियन स्टेटस की मांग का विरोध किया। कांग्रेस पर पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित करने का दबाव डाला ये। और मोहम्मद अली जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया। उसके स्थान पर 14 सूत्री कार्यक्रम पेश किया। तो जिन्ना जो है 14 सूत्री मांग लेके आए अपनी। तो ये कुछ दे रखा है इसके अंदर, ठीक है।
तो ये आप ध्यान रखेंगे, बाकी ये सब इसके अंदर दे। क्लियर? तो आंसर क्या होगा? केवल 2। अगला, भारत में सिविल सेवाओं के संदर्भ में, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, अल्टीमेट है, सेकंड ग्रेड में पूछा भी गया था आयोगों से रिलेटेड कि शिक्षा का मैग्ना कार्टा लॉर्ड वुड डिस्पेस आयोग किसके टाइम हुआ? तो लॉर्ड डलहौजी के टाइम। भारत में सिविल सेवाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिविल सेवाओं को लेकर लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्रसुविधा बंद सिविल सेवाओं और गैर प्रसुविधा यानी कॉन्ट्रैक्ट और नॉन कॉन्ट्रैक्ट सिविल सेवाओं का प्रारंभ किया। लॉर्ड वेलेस्ली ने सिविल सेवाओं में भर्ती होने वाले के प्रशिक्षण हेतु कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। किसने? लॉर्ड वेलेस्ली ने, जो सहायक संधि का जन्मदाता। 1853 के चार्टर एक्ट ने सिविल सेवकों की भर्ती के लिए खुली प्रतियोगी परीक्षा का प्रावधान किया। अच्छा, 1853 के चार्टर एक्ट ने। 48 का आंसर क्या होगा? 48 का आंसर क्या होगा? सिविल सेवाओं से रिलेटेड। ठीक है, तो यहां से जो स्टेटमेंट है वो तीनों ही करेक्ट है। कौन सा सही है? तीनों ही करेक्ट है। हमने पढ़ा भी था 1854 में जो मैकाले समिति है, मैकाले, वो भी शिक्षा आयोग से रिलेटेड है, मैकाले आयोग। ठीक है, तो 1 और 2 और 3 तीनों ही राइट है। बाकी लॉर्ड लेटन के टाइम सिविल सेवाओं की आयु जो है 21 थी, 19 घटा दी, 19 कर दी, ये सब इसके अंतर्गत आएगा। और एक आएगा लॉर्ड वुड डिस्पेस आयोग, वुड डिस्पेस, वो भी अपना किससे रिलेटेड है? शिक्षा का मैग्ना कार्टा बोलते हैं इसे, वुड डिस्पेस। और अभी करंट में न्यूज में भी है एजुकेशन पॉलिसी, तो थोड़ा ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्रांतिकारी समाजवादी नेता भगत सिंह निम्नलिखित में से किस संगठन के संबंधित थे? नौजवान भारत सभा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HHRA, और वर्क्स एंड पीजेंट्स पार्टी। कूट का प्रयोग कर सही उत्तर आपको बताना। पूछा जाएगा क्रांतिकारी समाजवादी नेता सुभाष चंद्र बोस निम्नलिखित में से किस संगठन से संबंधित थे? ऐसे क्वेश्चन आते हैं। गुण 50 का आंसर, गुण 50 का आंसर क्या होगा? बिल्कुल तीनों करेक्ट है। HHRA के भी थे, 1928 न्यू दिल्ली इसकी स्थापना। नौजवान भारत सभा बिल्कुल सही है, भगत सिंह थे। क्लियर? और वर्क्स एंड पीजेंट्स पार्टी के भी थे। अगला, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में खुदाई खिदमतगारों ने आयोजित किया था। यह एक लाल कुर्ती आंदोलन था, खाकी कुर्ती वाला। खान अब्दुल गफ्फार खान ये आदमी थे, इसके जो प्रवर्तक, लाल कुर्ती पहनते थे ये। पंजाब में किसान आंदोलन, गुजरात में जनजातियों के उत्थान के लिए आंदोलन, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में अहिंसक प्रतिरोध आंदोलन, भारत में ब्रिटिश शासन के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक आंदोलन। खुदाई खिदमतगार 50 का। ठीक है, ये क्या है? पंजाब में, अपने पंजाब नहीं, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत यानी पाकिस्तान, अहिंसक प्रतिरोध आंदोलन। कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान। किसके अंतर्गत? जब सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात चल रही थी, खान अब्दुल गफ्फार खान। खुदाई खिदमतगार, लाल कुर्ती दल। 51। 2 क्वेश्चन बचे हैं और, बहुत ही बढ़िया। ये अल्टीमेट है, लेबर से रिलेटेड है, श्रमिकों से। प्रारंभिक राष्ट्रवादियों ने सक्रिय रूप से औद्योगिक श्रमिकों के अधिकारों की मांग की। क्या सक्रिय रूप से की थी? कीवर्ड ढूंढो। दूसरा, शशिपद बनर्जी ने श्रमिकों को शिक्षित करने के लिए भारत श्रमजीवी पत्रिका, ताकि अवेयर हो, पता तो लगे भाई क्या इसका डेटा है, क्या है, अंग्रेज किस प्रकार यूज कर रहे हैं भारतीयों को। वर्ष 1890 में नारायण मेघाजी लोखंडे ने बॉम्बे मिल एंड मिल हेड्स एसोसिएशन को प्रारंभ किया। कब? 1890। और किसने? लोखंडे साहब ने। क्या लग रहा है क्या मुंबई का नाम है? लोखंडे बिल्कुल है, तो मुंबई से। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? कौन सा सही है ये बताना आपको। बढ़िया क्वेश्चन, अल्टीमेट है। 51। देखो, निष्क्रिय रूप से औद्योगिक श्रमिकों के अधिकारों की मांग की थी प्रारंभिक राष्ट्रवादी। कौन से? वही नरम दल। तो ये क्यों करेंगे? 1 गलत है। जब 1 गलत है, ये गया, ये गया। अब केवल 3 है, तो 2 भी सही है। शशिपद बनर्जी ने किया था 2 और 3। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, बी ऑप्शन। अगला, अगला इसका बताओ।
ये थोड़ा सा अलग है, ये आपने पढ़ा भी नहीं है, ठीक है। इसको थोड़ा ढंग से देखते हैं, इसके बारे में पूरी बातें करेंगे। पहले तो पूछा जाएगा कि वर्ष 1942 में गठित युद्धोपरांत आर्थिक विकास समिति, यानी युद्ध के जो उपरांत, जब द्वितीय विश्व युद्ध होगा उसके उपरांत एक समिति बैठेगी। कौन सी? युद्ध के उपरांत आर्थिक विकास समिति ने एक तैयार क्या किया? बॉम्बे प्लान, मुंबई का मसौदा तैयार किया। और बॉम्बे प्लान ने निम्नलिखित में से किसका प्रावधान था? सिर्फ आपको तो ये ध्यान रखना है कि बॉम्बे प्लान आया कब? 1942 में आया बॉम्बे प्लान। अगर 2 स्टेटमेंट आपसे पूछ ले, 4 स्टेटमेंट ऐसे ही आ जाए, ठीक है, वहां पर एक क्वेश्चन पूछ ले ऐसे, निम्नलिखित में से 4 इवेंट है, यहां से आपको सजाना है। 4 इवेंट है, 4 इवेंट है, ठीक है, यहां से आपको बताना है। तो पहला पूछेगा यहां से, रेनुमई मजदायासन सभा, ठीक है। दूसरा पूछेगा यहां से, ये अभी इवेंट देख लो, बॉम्बे प्लान, बॉम्बे प्लान। तीसरा पूछेगा साइमन कमीशन, साइमन कमीशन। चौथा पूछेगा कैबिनेट मिशन। अब आपको बताना है कि इसमें से ऑर्डर बताओ, पहले घटना कौन सी घटी। तो पहले घटना यहां से ये घटी 1851, फिर उसके बाद ये 1942 बॉम्बे प्लान। तो बॉम्बे प्लान से बाद में आएगा कैबिनेट मिशन 1946, उससे पहले ये साइमन कमीशन 1926। यानी पहला कौन सा? पहला, तीसरा, फिर उसके बाद दूसरा, फिर उसके बाद चौथा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आजकल एग्जाम में आते हैं। 4 इवेंट दे देगा और इसको कालानुक्रम के अनुसार घटित कीजिए, ठीक है। 52वां आप बताओ। अब देखो, व्यापक भूमि सुधार, क्या इस टाइम लैंड रिफॉर्म किए जा रहे थे? अगला, उत्पादन का सहकारिताकरण यानी कोऑपरेटिव वाला, श्रमिक कल्याण योजनाओं की श्रृंखला। ये चलो 3 तो राइट है, जब 3 राइट है यहां से ये गया एक ऑप्शन। लेकिन पूर्ण राष्ट्रीयकरण हुआ था क्या? भाई राष्ट्रीयकरण की तो बात कब हुई थी? पहला राष्ट्रीयकरण बैंकों का कब हुआ ये बताओ? इंदिरा गांधी की टाइम। कितनी बैंकें थी? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 में। या ये 1942 के मसौदे में कहां दे रखा होगा? जब 4 गलत है, 4 यहां से गया। अब केवल 1 और 3, 1, 2 और 3 ये बताना आपको। 1 और 3, 1, 2 और 3 थोड़ा सा अल्टीमेट ऑप्शन है, ए और बी में से है 52 का, ठीक है। तो 1, 2 और 3 बाकी ठीक है, बाकी यहां से ठीक है, बिल्कुल। तो इस प्रकार कितने हो गए अपने? लगभग 31 से लेकर 52 क्वेश्चन। तो इतने सारे मॉडर्न हिस्ट्री क्वेश्चन हो गए। बाकी अपने क्लास में मिलते हैं बाद में, तब तक के लिए गुड नाइट। आपको सेशन को शेयर करना एक बार, जहां डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। बिल्कुल डिस्कस करेंगे पूरा। ये जो है थोड़ा हमने टाइम कम था इसलिए पूरा डिस्कस नहीं किया, बाकी चीज़ों को पूरा विस्तार में बताऊंगा आपको। जय हिंद, जय भारत, जय एग्जामपुर, कर विजय एग्जामपुर। हम एग्जामपुर कलम से क्रांति।